वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। और आज के हमारे मेहमान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वेल मेंटेन्ड, अपने ओपोनेंट को हरा देने वाले और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एक आर्म रेसलर हैं। आर्म रेसलर नहीं, आर्म रेसलर। मैं बात करी उस्मान भट्ट साहब की। तो बात करते और जानते हैं इनसे कि कैसे कर लेते हो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है लगा, आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है, कैसे कर लेते हो भाई? बस ये अल्लाह ताला की देन है। ठीक है, इंसान की मेहनत तो होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र कितना अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें आसान लगती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से आप ये आर्म रेसलिंग में आए? हेल्दी एक्टिविटी का शुरू से शौक़ था, लेकिन जिम में जब वर्कआउट करते थे तो जाहिर सी बात है, लड़के वगैरह होते थे तो उनसे पंजा आजमाई करते थे, मतलब आर्म रेसलिंग वैसे ही शौकिया करते थे। फिर मुझे दोस्त ने बताया कि आप ना यूट्यूब पर सर्च करें, इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर आस्ता आस्ता फिर वहाँ से मज़ीद शौक डेवलप हुआ, होता रहा, वो शौक आगे से आगे बढ़ता रहा, आगे से आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद एक लगन थी, जुस्तजू थी कि यार यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपटीशन तो पाकिस्तान में होते होंगे। फिर देखते रहे, मतलब पहले से कुछ पता ही नहीं था इस बारे में? पहले कुछ भी नहीं पता था। फिर देखते रहे, फिर अचानक दोस्त ने बताया कि यार पाकिस्तान में भी फेडरेशन है जहाँ पे ये आर्म रेसलिंग के प्रॉपर कंपटीशन होते हैं। पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कंपटीशन कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे गए, पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन, दैट इज़ 2009 में बनी थी। उसके बाद से फिर ये कंटिन्यू सिलसिला ऐसे चलता चला गया और ये सब कुछ हो गया। नहीं? हाँ जी, ऐसे ही है। तो आपको फैमिली ने सपोर्ट किया इसमें? ये नहीं कहा कि किस काम में पढ़ रहे हो, क्या स्कोप है इसका पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन ना मुझसे हर किसी ने किया। अच्छा। हाँ, असल में जब स्टार्ट में मैंने ये आर्म रेसलिंग अडॉप्ट की तो मुझे घर वालों ने क्रिटिसाइज किया कि यार और भी बाकी स्पोर्ट्स हाँ, जाहिर है, उसको आप कर लो, इसका तो ना कोई सुना है ना देखा है ना भाला है, पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स में आ गई। मैंने कहा बस आप दुआ करें, मैंने जो स्पोर्ट्स में आ गई ना तो बस मैं इसमें मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा और मेहनत रंग भी लाएगी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर कंपटीशन हुए, गोल्ड मेडलिस्ट जीते। अच्छा। फिर आस्ता आस्ता फिर घर वालों की भी सपोर्ट आ गई। अच्छा। फ्रेंड्स की भी सपोर्ट आ गई जो पहले नहीं मान रहे थे इस चीज के लिए, वो उनकी सपोर्ट आ गई, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उनकी आस्ता आस्ता सपोर्ट आई। तो फिर मजीद मेहनत करने की वो ख्वाहिश जो होती रही, लगन होती रही कि नहीं अब तो करना है, अब तो घर वाले भी साथ है। नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो जहाँ आपको इतनी पजीराई भी माशाल्लाह मिल रही है, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़ा होगा, कैसे डील किया आपने? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हर फील्ड में है। ठीक है, द बेस्ट वे टू फेस क्रिटिसिज्म के खामोशी। ठीक है, किसी को रिस्पॉन्स ही ना करें। ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं ना, आप बस उस पर फोकस रखें। देखिए, जब आपका फोकस आउट होगा ना, जो आपकी प्रायोरिटीज होगी ना, वो खत्म हो जाती है। सही बात। अगर मुझ पे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मैं उसको जवाब दूंगा, लेकिन जो मेरा फोकस है वो आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो बेस्ट वे है कि आप खामोशी इख्तियार करें, जो आपका गोल सेट किया हुआ आपने उस पर आप फोकस्ड रहे। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मुझे बताएं, कभी लाइफ में डीमोटिवेट हुए, कभी खुद से सोचा कि हाँ यार घर वाले सही तो कहते हैं, क्या रहा हूँ मैं? कभी इस तरह आपने सोचा नहीं कुछ और कर लेते, छोड़ो उसको? बिल्कुल, काफी मर्तबा ज़हन में इस तरह का ख्याल आता है कि यार इंसान हो ही जाता है ना डीमोटिवेट एक टाइम पे आके। बिल्कुल यार, यही कि यार 2009 से अब 2022 हो गया, 23 हो गया कि आर्म रेसलिंग को अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई पजीराई नहीं मिली। ओके, ठीक है, जीरो सपोर्ट है, बल्कि हम माइनस कह सकते हैं। तो आते हैं ख्यालात, लेकिन जब दूसरी साइड पे अपने कंट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क ने आपको इतनी इज्जत दी है, ठीक है, हर चीज जो है वो पैसा नहीं होती। ठीक है, रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। है बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप उस्मान भट्ट को जानते तो वो स्पोर्ट्स की वजह से जानते हैं, आर्म रेसलिंग की वजह से जानते हैं। ठीक है, आर्म रेसलिंग जो है वो मेरी पहचान है। अगर नो डाउट
उसको अगर मैं छोड़ने की सोचूंगा तो मतलब बस बात समझ नहीं आती। अच्छा, हम तो अभी इसको आर्म रेसलिंग नहीं कहते, हम तो इसे पंजा लड़ाना कहते हैं। तो बचपन से अब तक कितने पंजे लड़ा लिए आपने? बचपन से तो अब याद नहीं है, लेकिन जब से प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किए सही है गेम में आया हूँ तो काफ़ी डिफरेंट चैंपियनशिप लाइक 4 जो है नेशनल हो चुकी है। ओके 10 पंजाब हो चुकी हैं, 2 इंडो पाक हो चुकी हैं और डिफरेंट लाहौर पंजाब इस तरह की चैंपियनशिप्स हो चुकी हैं। काफ़ी मतलब कंपटीशन में कम्पीट कर चुके हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अब आप किसी भी कभी भी महफिल में जाएं तो वो कहें भाई सब छोड़ो पंजा लड़ाओ, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ तो कहते हैं पंजा लड़ाओ, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं यार इससे नहीं लड़ाना, इससे बाजू साजू पे ठोक अपनी हड्डी बचाने का डर लगा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसा लगता है जब आपको बाहर भी लोग मिलते होंगे, वो कहते होंगे तारीफों के पुल बांधोगे, यार क्या बात है? नहीं जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रैंडम जब लोग मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, वो आप एज अ फैन जब वो आपको मिलते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है ना। हाँ कि कोई हमें हमारे काम से जानता है। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी WWE वाली रेसलिंग का इत्तेफाक हुआ है? आम रेसलिंग तो चलो एक है, वो रिंग वाली रेसलिंग का कभी इत्तेफाक हुआ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई कभी किसी को मार गिराया हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? कोई वैसी पास ही नहीं आता होगा कि भाई? नहीं पास आने की वजह नहीं, जब तक आप किसी के पास नहीं जाएंगे तब तक कोई भी आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, उस वजह से कूल एंड कायम रह के चलना है। अच्छा, लोग वैसे डरते तो होंगे कि कहीं ऐसी किसी बात पर गुस्सा मुक्का ही ना मार दे फिर? नहीं ऐसी भी बात नहीं है। मगर मुझे तो वैसे डर लग रहा है कि भाई अच्छा बॉडी बिल्डर के साथ एक पेयर में बैठी हुई इंटरव्यू हो रहा है। ओके, अच्छा मुझे बताएं आर्म रेसलिंग का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई? ये असल में इंटरनेशनली आप कह सकते हैं कि ये बेसिक्स की जो है ना, ये कज़ाकी मतलब इसको एज अ मदर गेम लेते हैं। अच्छा, कजाकिस्तान में तो ये वहाँ से मतलब बहुत ही पुरानी गेम है, अब हर कंट्री में खेली जाती है वर्ल्ड वाइड। लेकिन पाकिस्तान में इसका उस तरह का कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में अब थोड़ा बहुत इसका स्कोप हुआ है, लेकिन जब स्टार्ट ही की थी आर्म रेसलिंग किसी को कहते थे तो कहते थे वो क्या होता है, हाँ क्या व्हाट इज आर्म रेसलिंग, क्या पंजा आजमाई क्या है। फिर उनको बताते थे कि भाई ये पंजा 2 बंदे खेलते हैं, ठीक है, पंजा लगाना होता है। तो फिर जाके लोगों को समझ आई और उसके बाद आज ये है कि किसी को आर्म रेसलिंग कहते हैं तो उसको पता चल जाता है कि यार पंजा आजमाई मुकाबले वगैरह देखते सोशल मीडिया पे, तो अब सबको नाव है। हाँ, तो सोशल मीडिया ही हर चीज सामने उभर के ले आते हैं ना कि ये भी है, कुछ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब हमें ये नहीं कि हम लोग आपस में 2 लोग बात करें तो चलो उसमें नॉलेज गेनिंग होती है, लेकिन ये नहीं कि हमें पता है कि नई चीज का तब चले जब कोई हम बात करें। बिल्कुल ऐसे ही जब जिस तरह फेडरेशन ने स्टार्ट किया था उसके साथ साथ ही फिर पाकिस्तान में डिफरेंट लीग्स थी जिन्होंने आर्म रेसलिंग को प्रमोट किया। अच्छा, सही। उसकी वजह से भी फिर इसकी प्रमोशन काफी अच्छी हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान में इसका स्कोप है आगे मजीद इंटरनेशनल लेवल पे खेले जा सकते हैं। इंटरनेशनल बिल्कुल खेला जा सकता है। मैं आपको बताया ना रिसेंटली मैं वो खेल के आया हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब आगे इंशाल्लाह एशिया की तैयारी है। अच्छा, वाह माशाल्लाह। एशिया के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करना। वाओ, बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। ऑलराइट व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद हम जाएंगे भट्ट साहब के जिम में और विजिट करेंगे और वहाँ भी महवे गुफ्तगू होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक। अभी हम आ गए उस्मान भट्ट साहब की जिम में और यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं करते। आइए, तो उस्मान आप मुझे ये बताइए कि आर्म रेसलिंग में क्या टेक्निक होती है? आर्म रेसलिंग में स्पेशल टेक्निक? हाँ, आर्म रेसलिंग में डिफरेंट टेक्निक्स है और हर प्लेयर डिफरेंट टेक्निक्स खेलता है। लाइक अगर टेक्निक्स की बात करूँ मैं, उसमें टॉप रोल भी है, हुक भी है और प्रेस भी है, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो हर मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आर्म रेसलिंग करते हैं।
अच्छा, तो ये आर्म रेसलिंग की हर रोज कोई प्रैक्टिस होती है क्या? इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है? बिल्कुल इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके लिए जो है एक तो डेली तो वेट ट्रेनिंग करनी होती है। वेट ट्रेनिंग तो है मदर ऑफ ऑल ट्रेनिंग है। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है आर्म रेसलिंग की, वो वीक में 1-2 दिन आपको करना पड़ती है। उसके लिए स्पेशल आर्म रेसलिंग का टेबल है, जिसके ऊपर आर्म टेबल टाइम भी करते हैं। यस, उसमें टेबल प्रैक्टिस होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने स्ट्रेंथ वगैरह तो आपने वेट ट्रेनिंग से ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। जब आपने अपनी टेक्निक डेवलप करनी है तो वो आपने आर्म रेसलिंग टेबल पे करनी है। ठीक है। सही है। अगर आप हुक खेल रहे हैं तो आप अपनी हुक को टेबल पे ट्रेन करेंगे। अगर आप टॉप रोल खेलते हैं तो टॉप रोल की आप ट्रेनिंग करेंगे, तो वो टेबल टाइम जो है वो ज़्यादा आपकी टेक्निक को बेहतर करता है। अच्छा, कभी ये जो टॉप रोप और ये हुक कह रहे हैं, कभी ऐसे नहीं लगा यार ये तो मसल ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा? नहीं, इसमें असल में ऐसा देखिए, चांसेस ऑफ इंजरीज जो है हर गेम में है। ठीक है। इसमें डिफरेंट एंगल्स है। ठीक है। अगर आप उस एंगल्स को देख के खेलेंगे, मतलब अगर आपकी टेक्निक्स है, ये सिर्फ ये जॉइंट्स की गेम है। ओके। ये जॉइंट्स की गेम है और इसमें आपका पूरा बॉडी वेट इन्वॉल्व होता है। अच्छा। ठीक है। ये सिर्फ बाजू का जोन नहीं है, हेड टू टो आपको पूरी आपकी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। ऐसे करना पूरा आपको जोर लगाना पड़ता है। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? कोई स्किल्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमने इस तरह से मूव करना है, इस तरह से मूव करना है? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया ना, इसमें ट्रिक्स होती है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए आर्म रेसलिंग करते हैं। ठीक है। ये सिर्फ पावर की गेम नहीं है, इसमें स्किल्स जो आप कह रही हैं वो टेक्निक होती है। वो स्किल्स और टेक्निक ठीक है। तो उसमें टेक्निक्स डिफरेंट टेक्निक्स है, जिस तरह बताया टॉप रोल है, हुक है, प्रेस है, तो ये डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हुए प्लेयर के। अब भला इंसान सोचे कि वो बंदा पंजा लड़ाई है, ये सारी कुछ बातें नहीं, वो बस उसके प्रैक्टिस से आप फिर आपकी वो जो स्किल्स है, टेक्निक है, वो डेवलप होती रहती है। फिर आपका एक कनेक्शन बन जाता है, पावर और टेक्निक का कनेक्शन बन जाता है, फिर आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, 14+ ईयर्स से ये पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो अब भी आप इसी में आगे हैं या अब इंटर्नीज को या न्यूबीज को आगे ट्रेन करते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए? बिल्कुल, इसके लिए जो है असल में इसकी जो फेडरेशन जो बनी थी ना 2009 में बनी। ओके। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आर्म रेसलिंग मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला पाकिस्तान में। अच्छा। यंगस्टर को अपनी जो है टैलेंट उभर के सामने शोकेस करने का मौका मिले डेफिनेटली। तो उससे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गेम कर रहा हूँ। अभी रवां साल इंशाल्लाह अभी 5th नेशनल होगी। अभी रिसेंटली मैंने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, अंतालिया तुर्की में हुई थी। अच्छा, वाह। तो अभी साथ साथ लड़के भी ट्रेन कर रहे हैं और खुद भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त है। अच्छा उस्मान, आपने इंडो पाक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि किसी मतलब हैरानगी से कम की बात नहीं है। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, क्या जज्बात थे उस वक्त आपके? एक्सपीरियंस, जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बयान तो नहीं कर सकता। वो अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें जज्बात सारे अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एग्रेशन था, जिस तरह से वो एक कुदरती वो एक एग्रेशन था जो कि आया था। और एक्सपीरियंस वाज ग्रेट एक्सपीरियंस कि आप जहाँ पे भी इंडो पाक की बात होती है तो वहाँ पे वो एक अजीब सी सिचुएशन होती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी माशाल्लाह, और अल्लाह ताला और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है इस सारे उसमें जो आप ये आर्म रेसलिंग को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं? गवर्नमेंट में इसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं की जाती और इवन के कितनी बार कह चुके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं, लेकिन उनके स्टिल नो रिस्पांस। तो फिर आगे क्या सोचा, क्या करेंगे फिर अगर गवर्नमेंट ही नहीं हमारी सपोर्ट करेगी? तो फिर देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा है, हमने अपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, वो उसकी तो कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, वो तो इसके लिए लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जैसे मुझे ये डर लगा कि जब आप लोग ऐसे पुशअप्स करते हैं, सारी डंबल उठाते हैं, तो वो मसल के फटने का ना कुछ होता हो, तो आप लोग क्या उसके लिए कोई मेडिसिन भी प्रॉपर लेते हैं? कोई डाइट भी होती है आप लोगों की? बिल्कुल, इसकी डाइट ऑब्वियसली जब आप अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसमें आपको प्रोटीन, कार्ब्स का अपनी बैलेंस रख के आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी पड़ती है, जिसकी जो आपके जिम में आप वर्कआउट से आपके टिश्यूज़ या मसल के टीयर होते हैं वो फिर आपकी डाइट से पूरे होते हैं, पूरे हो जाते हैं वो फिर रिकवरी आपको अच्छी होती है। जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी आपकी रिकवरी भी उतनी अच्छी होगी। तो
तो इसमें वे प्रोटीन होता है या कोई और मेडिकेशन भी होती है जो हमें लाजिम लेनी चाहिए? लाजमी तो सबसे लाजमी आपकी डाइट है, ठीक है, जो कि आपको आपकी रिकवरी वगैरह, आपको जितनी डाइट आपकी अच्छी होगी उतनी आपकी रिकवरी। सबसे मेन चीज़ जो है वो डाइट है, ठीक है। ये सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह ये वो है क्या सप्लीमेंट्री है, ठीक है, लेकिन असल ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी डाइट है जिसमें प्रोटीन्स का होना मस्ट है, प्रोटीन और कार्ब्स का होना मस्ट है। ओके। और वो कुछ जो मिक्स होता है, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब वो डाइट भी करते हैं और जिम भी जाते हैं, तो पता नहीं क्या अजीब गरीब कुछ प्रोटीन्स कार्ब्स का कुछ मिक्स करके खा रहे होते हैं, पता नहीं वो कैसे खा रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, एक जो नॉर्मल बंदा है और एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी डाइट तो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ज़मीन आसमान का फर्क फिर पड़ता है। मिर्च मसाले वगैरह उस तरह से नहीं खा सकता जिस तरह आम बंदा मतलब खाते हैं लोग। तो फिर अगर नहीं खा पाते तो क्या पूरा साल नहीं, खा पाते? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बीच में वो चीट डे भी करते हैं। हाँ, चीट डे हफ्ते में एक दिन, महीने में 3-4 दिन, और उसी में सारी उसी में कसर निकाल लेते हैं, और जंक फूड भी खा लेते हैं, सब कुछ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताया भी, जैसे आपने मेडिकेशंस का भी कहा, तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों की बॉडी पर असरअंदाज हो? असल में मेडिकेशन तो नहीं, वो जो प्रोटीन वगैरह आप पूछे थी, अगर वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको उसका नुकसान है। जितना आप मेंटेन रख के चलेंगे, बैलेंस से चलेंगे, बैलेंस डाइट, तो फिर ओके होता है, नॉर्मल होता है। अच्छा, अब आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ या क्या, मगर मैंने ऐसे सुना है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एक टाइम पे आके बुढ़ापे में नॉर्मली उनका जिस्म ढलक जाता है। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिस्म ढलक जाता है। जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स के साथ अगर आप हेल्दी एक्टिविटी के साथ मुंसलिक हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये इट्स जस्ट अ मिथ कि आपका जिस्म ढलक जाता है। हाँ, सुना हुआ है मैंने ये, कि वो मैं कहती हूँ यार इतनी बॉडी वो लोग मेंटेन करते हैं और एक टाइम पे वो सारी ढलक जाएगी। वो देखे ना, अगर एक नॉर्मल बंदा है, स्पोर्ट्समैन है, उसने अपनी हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, उसने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, ठीक है, और उसने वर्कआउट तो उसने करना ही करना है, ठीक है। जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है आप फुली मेंटेन्ड है। हाँ, सही बात। अच्छा, ये बॉडी तो मेंटेनेंस भी मांगती होगी ना, तो अगर कोई बंदा मेंटेन ही ना कर पाए ड्यू टू कुछ भी वजह, तो फिर क्या होता है? सही कह रहे हैं, अगर मेंटेन ना करें तो फिर जाहिर सी बात है वो आप मतलब वी शेप से डी शेप हो जाएंगे। मतलब उसको क्या दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है? ऑब्वियसली ये मतलब अगर आप लोहे से खेल रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, एक टाइम पे आके आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भूलते नहीं है, लेकिन आपकी मसल मेमोरी अगर अच्छी हो तो आप विद इन 15 to 20 डेज आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, जो न्यूबीज होते हैं, मतलब जो नए लोग आते हैं शॉप या जिम में, और आजकल तो सिर्फ स्नैक्स बनाने आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनको सबसे पहले करना क्या चाहिए? उनको सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए। डाइट में क्या अच्छा करना चाहिए? डाइट में यही कि आप मतलब बीफ हो गया, चिकन तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि ज़्यादा बीफ बेहतर, उसमें ताकत भी है, और उसमें आप क्या उसे कहते हैं, आप प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर बॉइल्ड राइस है, उसमें आपको कार्ब्स तो मैंने तो नौजवानों को देखा, वो आती जिम में एक तो स्नैक्स बड़ी भेजते और ऊपर से पहले दिन ही डंबल शंबल उठा के और वो अगले दिन फारिग हो जाता है। वो असल में यही है ना कि आप मतलब हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। जैसे न्यूबी आपने कहा, तस्वीरों के शौक में आते हैं, भारी वेट उठाते हैं, ठीक है, अगले दिन उनसे आया नहीं जाता, वो खलियाँ पड़ जाती हैं। खलियाँ तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले वार्म अप लाजमी है, ठीक है। हल्के वेट से आप वार्म अप करें, तो उसके बाद आप आस्ता अगर आप पहले दिन आए हैं तो पहले दिन आके आप भारी वेट ना उठाएं। आपको टाइम लगता है, ठीक है, हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने लगता है। जो आपने अपना गोल सेट किया होता है कि हमने इतने वेट पे जाना है, तो आस्ता स्टेप बाय स्टेप ये आप इंक्रीज करते हैं वेट को। ऑलराइट व्यूअर्स, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। अभी तो हमने जिम विजिट किया, अब हम चलते हैं वापस इनके घर, और आपने कहीं नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
हमने अभी अभी इनकी जिम विजिट की और अब हम वापस इन्हीं के घर पे आ गए हैं। तो उस्मान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने माशाल्लाह 4 टाइम मतलब 4 टाइम्स कंसेक्यूटिवली गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और 4 टाइम कंसेक्यूटिव नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होना उसके लिए कोई आम बात नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि हर साल आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप एक बार गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको अपनी फॉर्म मेंटेन करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल यही, ठीक है। और लोग आपको टारगेट करते हैं, ठीक है, जो आपकी वेट क्लास है उसमें आपको ऑब्वियसली दोबारा आपने उसको अपनी मेंटेन करनी है, तो लोगों ने आपको टारगेट किया होता है, तो आपको मजीद ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है कि यार हम लगातार ही मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहे और आप रहे भी, आपने कंसेक्यूटिवली 4 दफा गोल्ड मेडल हासिल किए नेशनल लेवल पे, बहुत बहुत मुबारक हो। इस सब के बाद घर वालों का रवैया और कैसा रहा फिर? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और हर चीज़ में फिर सपोर्ट करते थे। मतलब मेरी डाइट का भी ख्याल रखते थे। क्या बात है, फिर तो हर चीज़ मतलब आपके कंधे दबाना, सब कुछ करना कि यार ठीक है लगे रहो। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर फुल सपोर्ट थी। तो अब कैसा लग रहा है, हाउ यू फीलिंग? मतलब तब जब स्टार्ट किया था और अब जब इतना कुछ पा लिया है माशाल्लाह, तो अब कैसा लग रहा है, क्या क्या तब्दीलियां महसूस करते हैं? तब्दीली जाहिर सी बात है आपकी, तब्दीली मतलब किस सेंस में? मतलब उस टाइम जो सबका रवैया था, अब सारे, तो आपको खुद को कैसा फील होता है? हाँ, तब्दीली असल में अल्हम्दुलिल्लाह अब जो फील होता है, एक मतलब प्राउड फील होता है कि यार आपने एक चीज़ अचीव की है, सेटिस्फेक्शन होती है ना, इनर सेटिस्फेक्शन। आपको फिर लोग जिस तरह से मिलते हैं, जिस तरह पहले शुरू में मिलते थे और अब जैसे मिलते हैं, वो डिफरेंट वे है। फिर काफी रिश्तेदार भी आ जाते होंगे मिलवाने के, ये देखो उस्मान भाई अपने जीत कर आए हैं, ऐसे ही है। तो मतलब एक अंदर से ना बड़ा प्राउड इंसान को फील होता है कि यार क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जो आप कोई चीज़ अपना गोल अचीव कर जाते हैं, तो उसके बाद जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो आपको चीज़ें आप जब फेस करते हैं लोगों के सामने, तो वो फिर एक अलग ही एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। अच्छा, नेशनल लेवल की तो अभी बात की, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अभी आपने 2022 अक्टूबर में तुर्की गए थे जी। तो वहाँ का कैसे एक्सपीरियंस रहा? किस किसने आपको स्पॉन्सर किया या अपने खुद की उस पे गए थे? असल में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ठीक है। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड आर्म रेसलिंग उसमें चैम्पियनशिप में, 43rd चैम्पियनशिप थी, तो उसमें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बड़ा अच्छा एक्सपोजर था कि आप मुल्क से बाहर निकल के वर्ल्ड के लेवल के लोगों से आप मिले हैं, आपस में गुफ्तगू हुई है, मतलब क्या एक नॉलेज शेयर हुआ है कि उनकी क्या ट्रेनिंग है, क्या डाइट है, क्या उनका वो सेटअप होती है। एक्सपोजर आपका बढ़ा है ना, पाकिस्तान के अलावा आप कहीं गए और वहाँ जाके अपनों से मिले, मतलब अपने तरह के लोगों से मिले और फिर पता चला कि आप में क्या है, उनमें क्या है, सारे डिफरेंसेस खुल के सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही यार, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग वगैरह तो उसमें ट्रेनिंग और डाइट तो ऑब्वियसली सेम थी, लाइक सेम ही है। ओके। लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मतलब जो वर्ल्ड चैंपियन है वो किसी बात से चैंपियन, मतलब कुछ तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी ना। ट्रिक और टेक्निक्स के अलावा भी और एक दो कुछ ट्रेनिंग्स है जो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो ओवरकम करते हैं। सही। तो अभी आप मजीद इंटरनेशनल लेवल के लिए जा रहे हैं? अभी आपने जैसे कहा एशियन कप के लिए। हाँ, इंशाल्लाह एशिया के लिए तैयारी है, वो इंशाल्लाह इसी साल में अप्रैल में। ओके, वाओ। तो उसके लिए तैयारी है। तो उसके लिए कोई स्पॉन्सर है या वो भी खुद ही से है आपका? स्पॉन्सर की कोशिश कर रहे हैं, मिल जाए, अल्लाह करे। मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो खुद तो फिर इंशाल्लाह करके चले ही जाएंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी करने को आप तैयार हैं, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, ऐसे ही है। गवर्नमेंट पहले भी नहीं सपोर्ट कर रही, तो अभी कर देगी तो उनकी मेहरबानी है, नहीं भी करेगी तो फिर भी मेहरबानी है। दोनों तरह से उन्हीं की मेहरबानी है। सही है। अच्छा, आप इतने ज़्यादा मसरूफ रहते हैं, डेफिनेटली रोज़ बरोज़ जिम भी जाना होता है, हर चीज़ को देखते हैं, तो फैमिली को कब टाइम देते हैं? फैमिली को टाइम अब वीक में 2 छुट्टियां, हफ्ता ही बार। ओके, ठीक है, ये तो पूरा फैमिली कमिटमेंट होती है, बिल्कुल होती है। उसके अलावा वीक में कोई काम शाम, अगर जिम अगर खुदा ना खास्ता स्किप हो जाए तो फिर वो तो फैमिली का टाइम होता है। अच्छा, उसके अलावा भी मतलब जिम को आपने फैमिली से भी पहले रखा हुआ है? जाहिर बात है, आपने अपने आप को मेंटेन करना है। हाँ, ये तो है। ठीक है, एक हेल्दी एक्टिविटी है,
तो ये नहीं कि घर वाले नहीं सपोर्ट करते, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ भी सपोर्ट करती है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, वो भी मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उनको भी मेरी टाइम टेबल का पता है, इस टाइम जिम जाना, इस टाइम ऑफिस से आना, फिर घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करके फिर जिम जाना, फिर जिम से वापस आना। तो मेरी वाइफ जो है मेरी डाइट तैयार रखती है। वाह, तो मतलब फिर भी वो कहते होंगे ना कि नहीं फिर भी टाइम कम ही हमें देते हो, या ऐसा कुछ नहीं है? कहीं ना कहीं मतलब लगता है हमारे घर वालों को कि नहीं यार फिर भी हमें तो कम टाइम मिला, और हम अपने अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि नहीं भरपूर टाइम अपनी फैमिली को दें। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा टाइम दूँ फैमिली को, क्योंकि अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 8-10 घंटे की जॉब से फ्री होके आना, फिर घर आके फ्रेश होना, थोड़ा जिस टाइम पीरियड में आप फ्रेश हो रहे थे ओबियसली आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है। जब आप जिम जाते हैं तो फिर जब जिम से वापस आते हैं वो खाना खाना ये वो सारी चीज़ें, फिर जाहिर सी बात है आप फैमिली के साथ ही होते हैं, फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं। बहुत हेक्टिक है। हम लोग वही ना कि हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की, लेकिन फिर भी ना काम पहले ही हो जाता है, कुछ करके भी ना काम पहले होता है, फैमिली फिर थोड़ी बाद में हो जाती है। ऐसा है ना? ऐसे ही बिल्कुल होता है। लेकिन चलो ठीक है, हमारी फैमिली को तो पता ना कि भाई जितना हो पा रहा है इससे हमें टाइम मिल रहा है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये आप कितने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल्स हैं, इनका हमें जरा बताएं तो कौन कौन से कब में जीता हुआ है, कौन कौन से सन में जीता हुआ है? चलिए, इसमें डिफरेंट चैंपियनशिप क्या ये है जो आप देख रही हो, इंडो पाक 2015 में ये गोल्ड मेडल जीता था। फिर भारी है। ओके। फिर उसके अलावा ये इंडिपेंडेंस डे का। अच्छा, वाओ। और इसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप लाहौर 2015 का। अच्छा, वाओ। और 2015 में ही ये अगर आप ये देख लें तो ये फख्रे पाकिस्तान का टाइटल भी। अच्छा, वाओ। ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन PAF। ठीक है, जबरदस्त। और ये और भी काफी सारे मेडल्स हैं। ये बस गिर ना जाए यहाँ से। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर। अब गवर्नमेंट की सपोर्ट की तो गवर्नमेंट का नाम कैसे आ रहा? असल में ये हुआ था, अगर आप देखें, ये है पंजाब यूथ फेस्टिवल जब हुआ था। ओके। पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें ये आर्म रेसलिंग को भी इसके मुकाबले हुए थे। अच्छा, सही। तो एज अ स्पोर्ट उन्होंने ले ली थी, लेकिन उसके बाद वो फिर भूल गए। अच्छा, भूल गए थे। और ये आपको एक शील्ड भी मिली हुई है, प्रेजेंटेड टू मिस्टर उस्मान बर्ड ऑफिशियल टीम मेंबर, वी हियरबाय प्रेजेंट दिस अवार्ड इन रिकॉग्निशन फॉर योर प्रेजेंस एट फर्स्ट पाक चैंपियंस। और वो एक बॉडी बिल्डिंग की भी पूरी ट्रॉफी पड़ी हुई है। हाँ, ये एक लाहौर बीच की तरफ से कंपटीशन हुआ था, रंबल ऑन द टेबल। ओके, व्हाट इज रंबल ऑन द टेबल? रंबल मतलब इसमें ऑल ओवर दी पाकिस्तान एथलीट ने कंपटीशन किया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर गोल्ड मेडल हुआ था। वाह वाह वाह, क्या बात है, हर तरफ गोल्ड मेडल्स ही मेडल्स। और ये इतना बड़ा कप भी रखा है, ट्रॉफी भी है। और ये क्या चीज़ है? ये असल में ये गेस्ट ऑफ ऑनर था। ओके। ये जोहर टाउन PC SIR सोसाइटी है, उन्होंने अपनी चैंपियनशिप करवाई थी, तो अच्छा, एज अ गेस्ट मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया था। अच्छा, आप एज अ गेस्ट पे इनवाइट होते हैं? जी बिल्कुल। तो फिर तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा। बिल्कुल, ऐसे ये पाक चैंपियन में है, जो ये भी इनका फर्स्ट था, वहाँ पे भी एज अ गेस्ट ही गया था। अच्छा, वाह, क्या बात है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइए, आपके कोई ट्रेनर थे, कोई सर थे आपके जिसको, या गुरु मैं कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, जिनसे आपने ये सब सीखा, या गॉड गिफ्टेड ही आप? नहीं, गॉड गिफ्टेड तो होता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि खुद से अगर आप अपने उस्ताद हैं तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, जो कि आप लोग आजकल के लोग कहते भी हमने खुद से सीखा है, सेल्फ मेड। तो हाँ, सेल्फ मेड को कुछ भी नहीं होता, उसके लिए आपको उस्ताद की जरूरत होती है, ठीक है। किताबें बड़ी पढ़ी हैं, ठीक है, फिर हम क्यों पढ़ने के लिए उस्तादों के पास जाते हैं? सही बात है। तो बिल्कुल मेरे उस्ताद हैं, मेरे मोहसिन हैं। सबसे जो स्टार्ट जो मैंने जब स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले मेरे भाई ने, मोहसिन भट्ट ने, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जब आगे मज़ीद मैं आगे कम्पीट करने के लिए गया तो हमारे उस्ताद है मसब भाई उनको बोलते हैं, उनको वैसे नाम मशहूर है गाया। अच्छा। मतलब कि मसब भाई उनको बोलते हैं। फिर आस्ते आस्ते जब मज़ीद प्रोफेशनली इसमें आते रहे, फिर फेडरेशन का मैंने आपको बताया, ठीक है,
चेयरमैन है कैसर खान साहब, ओके। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। उन्होंने आर्म रेसलिंग बहुत मतलब ट्रिक्स वगैरह टेक्निक वगैरह बताई, वो समझाई, सारी बताई, सारे टेबल पे खड़े होने का तरीका और किस तरह से आपने बॉडी मूव करनी है, हाँ, और क्या पोजीशन आपकी हो बैठने में सही लेनी है। तो वो सारी चीज़ें जाहिर सी बात है एक उस्ताद से कुछ नहीं होता, ये मजीद डिफरेंट लोग और डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट टेक्निक्स वो बताते हैं आपको। सही बात। तो फिर हमारे दोस्त भी थे सैयद अहमद रजा शाह साहब, माशाल्लाह इमाम मस्जिद है। अच्छा, वाह माशाल्लाह। उनसे मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। तो ये सारी चीज़ें मिलके मतलब सबका कुछ ना कुछ नॉलेज मिलके तो आज आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नहीं? और आप इस सब का क्रेडिट उनको देते हैं? उन लोगों को मैं देता हूँ जिनसे मैंने ये इमाम मस्जिद स्पेशली। हाँ बिल्कुल। और साथ में उसके अलावा जो हमारा ग्रुप है लाहौर भी, इसका इसमें हमारे जो है ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, शेजान नासिर साहब हैं, नबील बाजवा साहब हैं, इनसे ट्रेनिंग करके इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, कि आप हर वीकली अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेबल पे कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आपको अपनी जो आपकी कमी पेशी होती है वो आपको ऑब्वियसली गाइड करते हैं कि आप ये वीकनेसेस है, इसके ऊपर काम करना। सही, तो फिर आप उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, जो जब आपने स्टार्ट किया था तब के उस्मान और आज के उस्मान में हेल्थ के हवाले से कितना फ़र्क दिखता है? मैंने सोचा, मतलब मुझे जो पता है अमूमन जो लोग जिम स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल ना सिंगल पसली होते हैं, तो क्या आप भी थे उस टाइम में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, सिंगल पसली तो मैं बिल्कुल नहीं था। हेल्दी था, ठीक है। चबी से थे या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल था, इतना भी वो नहीं था। और जब जिम स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद आप जाहिर सी बात है आप शेप ही चेंज हो जाती है, आपके मसल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी फैट जो है वो कम हो जाता है। अच्छा। फिर आप स्ट्रेंथ और अपने आप में स्ट्रेंथ फील करते हैं। अच्छा, सही। तो अब आपको लग रहा है आप अच्छे वाले स्ट्रेंथ आप में आ गए फुल? स्ट्रेंथ कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ में रहें, क्योंकि आप वर्कआउट करते रहेंगे तो आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हाँ, मेंटेनेंस के लिए आप वर्कआउट ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं आपके नज़दीक एक अच्छा दिन क्या है जो आपको लगे आज ये अच्छा दिन है? ऐसा क्या होना चाहिए उस दिन में? अच्छा दिन एक मतलब जब आप टोटल फ्री होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपने वर्कआउट करना होता है, ना जिम जाना होता है, आपने जिम जाना होता है और ना आपने ऑफिस जाना होता है, यानी कि छुट्टी का दिन होता है। सबसे अच्छा दिन आप आराम से अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, ठीक है, 2-3 बजे नींद पूरी करके आराम से उठ के, ठीक है, तो फिर फैमिली को भी टाइम पूरा मिलता है। तो छुट्टी का दिन है, तो ये मेरे नज़दीक आपके नज़दीक एक अच्छा दिन है। अच्छा, एक सवाल जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी, आपके नज़दीक जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? क्या लगता है आपको, क्या है जिंदगी? हाँ, अभी बता दो मुझे। मुझे तो ये कंटिन्यू स्ट्रगल का लगता है नाम जिंदगी। हम हर स्टेज पे मेहनत करते रहते। मुझे तो ये ऐसा लगता है। भी ऐसे ही है ना, मतलब बूढ़े भी हो जाएंगे तो हमारी मेहनत तो है ही उसमें, स्ट्रगल आपकी कम नहीं है। बेड पे बैठे तो कुछ नहीं हमें मिलता। हाँ, ठीक है, जो आपको लगता है। जिंदगी एक कोशिश का नाम है, ठीक है, आप को लगातार कोशिश करनी है, ठीक है, आराम से बैठ के कुछ भी नहीं होगा। पक्की पकाई खीर नहीं मिलती, उसे खुद ही बनाना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। सही बात। It's a life, not a bed of thorns. बिल्कुल सही बात। Thank you very much उस्मान भट्ट साहब, आपके कीमती वक्त का। Thank you so much. Thanks to you. आपका भी शुक्रिया। Okay, thanks to you मैं कहूँगी फिर भी। So this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.